आप सभी का स्वागत है। जो बच्चे ग्रेजुएशन के बाद आईएएस या पीसीएस या बैंक की प्रारंभिक परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए सामान्य ज्ञान के अंतर्गत अर्थशास्त्र में भारतीय वित्त व्यवस्था के कुछ साक्ष्य बताने का प्रयास कर रहे हैं, जो आपके लिए लाभप्रद एवं उपयोगी होगा। शिक्षा की ज्योति सभी को रोशन करती है। शिक्षा कोई भेद नहीं करती। जो इसके महत्व को समझ जाता है, वो अपना भविष्य शिक्षा के माध्यम से सुनहरा बना लेता है। आज कई दृष्टिबाधित बच्चे अपने हौसले से एवं शिक्षा के माध्यम से उच्च पदों पर आसीन हैं। कहते हैं, सफलता का कोई रहस्य नहीं होता, वह केवल अत्यधिक परिश्रम चाहती है। भारतीय वित्त व्यवस्था। भारतीय वित्त व्यवस्था से तात्पर्य ऐसी व्यवस्था से है जिसमें व्यक्तियों, वित्तीय संस्थाओं, बैंकों, औद्योगिक कंपनियों तथा सरकार द्वारा वित्त की मांग होती है तथा इसकी पूर्ति की जाती है। भारतीय वित्त व्यवस्था के दो पक्ष हैं। पहला मांग पक्ष, दूसरा पूर्ति पक्ष। मांग पक्ष का प्रतिनिधित्व व्यक्तिगत निवेशक, औद्योगिक तथा व्यापारिक कंपनियां, सरकार आदि करते हैं, जबकि पूर्ति पक्ष का प्रतिनिधित्व बैंक, बीमा कंपनियां, म्यूचुअल फंड तथा अन्य वित्तीय संस्थाएं करती हैं। भारतीय वित्त व्यवस्था की दो भागों में बांटा गया है। पहला भारतीय मुद्रा बाजार, दूसरा भारतीय पूंजी बाजार। भारतीय मुद्रा बाजार को तीन भागों में बांटा गया है: असंगठित क्षेत्र, संगठित क्षेत्र में बैंकिंग क्षेत्र तथा मुद्रा बाजार का उप बाजार। असंगठित क्षेत्र के अंतर्गत देशी बैंकर, साहूकार और महाजन आदि परंपरागत स्रोत आते हैं। ग्रामीण तथा कृषि शाख में अब भी इसकी महती भूमिका होती है। संगठित क्षेत्र में भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई शीर्ष स्थान है तथा उसके अतिरिक्त सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक, निजी क्षेत्र के बैंक, विदेशी बैंक तथा अन्य वित्तीय संस्थाएं आती हैं। भारतीय रिजर्व बैंक देश में मौद्रिक गतिविधियों के नियमन का नियंत्रण करता है। भारतीय रिजर्व बैंक के दो प्रकार के कार्य हैं। पहला सामान्य केंद्रीय बैंकिंग कार्य तथा दूसरा विकास संबंधी और प्रवर्तन कार्य। सामान्य बैंकिंग कार्य के अधीन भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा निम्नलिखित कार्य किए जाते हैं। पहला, करेंसी नोटों का निर्गमन। सेकंड, सरकारी बैंकर का काम। थर्ड, बैंकों के बैंक का काम। फोर्थ, विदेशी विनिमय को नियंत्रित करना। फिफ्थ, साख नियंत्रण एवं सेवंथ, आंकड़ों का संग्रहण और प्रकाशन। विकास संबंधी एवं प्रवर्तन कार्य के अधीन भारतीय रिजर्व बैंक का कार्य निम्न प्रकार है। पहला, मुद्रा बाजार पर प्रतिबंधात्मक नियंत्रण। सेकंड, बचतों को बैंक व अन्य वित्तीय संस्थाओं के माध्यम से उत्पादन के लिए उपलब्ध कराना। थर्ड, लोगों में बैंकिंग की आदत बढ़ाने के लिए प्रयास करना आदि। बैंकिंग की आदत बढ़ाने के उद्देश्य से ही सन 1964 में भारतीय यूनिट ट्रस्ट यानी यूटीआई की स्थापना की गई। संस्थागत कृषि साख की सुविधाओं की व्यवस्था और विस्तार रिजर्व बैंक की एक अन्य महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है तथा इसी उद्देश्य के तहत 1963 में कृषि पुनर्वित्त एवं विकास निगम की स्थापना की गई। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा साख पर नियंत्रण निम्न तरीकों से किया जाता है। फर्स्ट, बैंक दर नीति द्वारा। सेकंड, खुले बाजार की क्रियाओं द्वारा। थर्ड, बैंकों की नकद कोष संबंधी आवश्यकताओं में परिवर्तन करके। फोर्थ, तरलता संबंधी वैधानिक आवश्यकताओं को पूरा करके। फिफ्थ, विभेदक ब्याज दरों की प्रणाली अपनाकर। सिक्स्थ, चयनात्मक साख नियंत्रण नीति से तथा सेवंथ, नैतिक प्रभाव की नीति द्वारा।
मुद्रा बाजार का उप बाजार एक विशेष प्रकार का प्रतिभूति बाजार है। ये प्रतिभूतियां हैं कॉल मुद्रा, अल्प अवधि के बिल, 182 दिन के ट्रेजरी बिल, जमा प्रमाण पत्र और व्यापारिक पत्र आदि। DFHI अर्थात डिस्काउंट एंड फाइनेंस हाउस ऑफ इंडिया लिमिटेड मुद्रा बाजार की एक विशिष्ट संस्था है जिसकी स्थापना 1988 में की गई थी। तो इसका कार्य बैंकों तथा वित्तीय संस्थाओं की कटौती और फिर कटौती की आवश्यकताओं को पूरा करना है। MMMFs अर्थात मनी मार्केट म्यूचुअल फंड्स एक अन्य विशिष्ट संस्था है जिसकी स्थापना का उद्देश्य व्यक्तियों को मुद्रा बाजार के उपकरण उपलब्ध कराना था। इसकी स्थापना 1992 में की गई। पूंजी बाजार मुद्रा बाजार से इस बात से भिन्न है कि मुद्रा बाजार अल्प अवधि को वित्तीय व्यवस्था का बाजार है, जबकि पूंजी बाजार में मध्यम तथा दीर्घकाल के कोषों का आदान प्रदान किया जाता है। भारतीय पूंजी बाजार को मोटे तौर पर दो भागों में बांटा जाता है, गिल्ट एंड बाजार और औद्योगिक प्रतिभूति बाजार। गिल्ट एंड बाजार में रिजर्व बैंक के माध्यम से सरकारी और अर्ध सरकारी प्रतिभूतियों का क्रय विक्रय किया जाता है। गिल्ट एंड बाजार में सरकारी और अर्ध सरकारी प्रतिभूतियों का मूल्य स्थिर रहता है और इस क्षेत्र की अन्य प्रतिभूतियों के समान इनमें अस्थिरता नहीं होती। औद्योगिक प्रतिभूति बाजार में नए स्थापित होने वाले या पहले से स्थापित औद्योगिक उपक्रमों के शेयरों और डिबेंचरों का क्रय विक्रय किया जाता है। यदि पूंजी बाजार में निजी निगम क्षेत्र के नए अंशों और डिबेंचरों, सरकारी कंपनियों की प्राथमिक प्रतिभूतियों या नई प्रतिभूतियों तथा सार्वजनिक क्षेत्र के बांडों के निर्गमों का क्रय विक्रय किया जाता है, तो ऐसे बाजार प्राथमिक पूंजी बाजार कहे जाते हैं। द्वितीयक पूंजी बाजार के अंतर्गत स्टॉक एक्सचेंज में होने वाले क्रय विक्रय तथा गिल्ट एंड बाजार में होने वाले क्रय विक्रय आते हैं। भारतीय पूंजी बाजार में पूंजी के स्रोत हैं अंश पूंजी, ग्रहण पत्र। इसके अतिरिक्त स्रोत के रूप में वे संस्थाएं भी हैं जो वित्तीय मध्यस्थ की भूमिका निभाती हैं। ऐसी संस्थाएं निम्न हैं: मर्चेंट बैंक, म्यूचुअल फंड, लीजिंग कंपनियां, जोखिम पूंजी कंपनियां आदि। UTI अर्थात भारतीय यूनिट ट्रस्ट भारत की सबसे बड़ी म्यूचुअल फंड संस्था है। स्टॉक एक्सचेंज एक ऐसी व्यवस्था का बाजार है जिसमें छोटे निवेशक निवेश कर सकते हैं तथा मौजूदा प्रतिभूतियों का आसानी से क्रय विक्रय कर सकते हैं। भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड यानी सेबी। भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड की स्थापना 12 अप्रैल 1988 को आर्थिक उदारीकरण की नीति के अंतर्गत पूंजी बाजार में निवेशकों की रुचि बढ़ाने तथा उनके हितों की रक्षा के उद्देश्य से की गई थी। 30 जनवरी 1992 को एक अध्यादेश के द्वारा इसे वैधानिक दर्जा भी प्रदान कर दिया गया। सेबी अधिनियम को संशोधित कर 30 जनवरी 1992 को सेबी को म्यूचुअल फंडों एवं स्टॉक मार्केट के नियंत्रण के अधिकार दिए गए। सेबी के अध्यक्ष पद पर सामान्यतः कार्यकाल 3 वर्ष का होता है, किंतु अधिकतम 65 वर्ष की आयु तक ही कोई व्यक्ति इस पद पर रह सकता है। सेबी का प्रबंधन 6 सदस्यों द्वारा किया जाता है, जिनमें एक चेयरमैन होता है जो केंद्र सरकार द्वारा नामित होता है। 1988 में सेबी की प्रारंभिक पूंजी 7.5 करोड़ रुपए थी, जो कि प्रवर्तक कंपनियों IDBI,
ICICI तथा IFCI द्वारा दी गई थी। इसी राशि के ब्याज की आय से सेबी के दिन प्रतिदिन के कार्य संपन्न होते हैं। भारतीय पूंजी बाजार को विनियमित करने की वैधानिक शक्तियां अब सेबी को ही प्राप्त है। नए प्रावधानों के अनुसार अब किसी भी शेयर बाजार को मान्यता प्रदान करने का अधिकार सेबी को है। शेयर बाजार के किसी सदस्य के किसी बैठक में मताधिकार के संबंध में नियम बनाने तथा उसे संशोधित करने का भी अधिकार सेबी को है। सेबी विधेयक 2002 के तहत इनसाइडर ट्रेडिंग के लिए 25 करोड़ रुपए तक जुर्माना सेबी द्वारा किया जा सकता है। इसी विधेयक में लघु निवेशकों के साथ धोखाधड़ी के मामलों 1 लाख रुपए प्रतिदिन की दर से 1 करोड़ रुपए जुर्माना आरोपित करने का प्रावधान किया गया है। भारत के प्रमुख शेयर मूल्य सूचकांक विश्व के BSE सेंसेक्स या मुंबई स्टॉक एक्सचेंज का संवेदी शेयर सूचकांक है। यह 30 प्रमुख शेयरों का प्रतिनिधित्व करता है। इसका आधार वर्ष 1978 से 79 है। BSE 200 यह मुंबई स्टॉक एक्सचेंज का 200 शेयरों का प्रतिनिधित्व करता है। इसका आधार 1989 में रखा गया था। DOLLEX यानी डोलेक्स BSE 200 सूचकांक का ही डॉलर मूल्य सूचकांक डॉलेक्स कहलाता है। इसका आधार वर्ष 1989 है। NSE 50 राष्ट्रीय स्टॉक एक्सचेंज NSE दिल्ली से संबंधित इस सूचकांक का नाम बदलकर S&P CNX निफ्टी रखा गया है। भारतीय वित्त व्यवस्था से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। रिजर्व बैंक की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को 5 करोड़ की अधिकृत पूंजी से हुई तथा 1 जनवरी 1949 को इसका राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। रिजर्व बैंक का भारत का केंद्रीय बैंक है। इसका मुख्यालय मुंबई में है। 1 रुपए के नोट तथा सिक्के का निर्गमन वित्त मंत्रालय यानी भारत सरकार करता है तथा इसके अतिरिक्त समस्त करेंसी नोटों का निर्गमन रिजर्व बैंक करता है। मुद्रा की दशमलव प्रणाली के साथ प्रचलित नया पैसा 1 अप्रैल 1957 से पैसा हो गया। पूर्ण रूप से पहला भारतीय बैंक पंजाब नेशनल बैंक था। इसकी स्थापना 1894 में की गई थी। 1921 में 3 प्रमुख प्रेसिडेंसी बैंकों को मिलाकर भारतीय इंपीरियल बैंक की स्थापना की गई। 1959 में 8 क्षेत्रीय बैंकों को राष्ट्रीयकृत कर स्टेट बैंक के सहायक का दर्जा दिया गया। 17 जुलाई 1969 को 14 बड़े व्यावसायिक बैंकों तब 15 अप्रैल 1980 को 6 अन्य अनुसूचित बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। 4 सितंबर 1993 को सरकार ने न्यू बैंक ऑफ इंडिया का पंजाब नेशनल बैंक में विलय कर दिया। अतः अब केवल 19 राष्ट्रीयकृत बैंक रह गए हैं। सार्वजनिक क्षेत्रों के बैंकों द्वारा कुल बैंक जमा का लगभग 91% का नियंत्रण किया जाता है। सार्वजनिक बैंकों में भारतीय स्टेट बैंक समूह सबसे बड़ा है, जो कुल बैंक जमा का लगभग 29% का नियंत्रण करता है। वाणिज्यिक बैंकों द्वारा स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना को लागू करने वाला सार्वजनिक क्षेत्र का पहला बैंक पंजाब नेशनल बैंक था। इसने यह योजना 1 नवंबर 2000 को लागू की थी। देश में पहला मोबाइल बैंक मध्य प्रदेश में खरगोन जिले में ग्रामीण क्षेत्रों में कार्यरत है। लक्ष्मी वाहिनी बैंक नाम से इसे चलते फिरते बैंक की स्थापना
1 करोड़ रुपए की लागत से एक मोबाइल वैन में की गई है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया द्वारा देश का पहला तैरता एटीएम कोच्चि में 9 फरवरी 2004 को लॉन्च किया गया। यह एटीएम केरला शिपिंग एंड इनलैंड नेविगेशन कॉरपोरेशन के झंकार नाम की स्टीमर में लगाया गया है। यह स्टीमर एर्नाकुलम और विपन के बीच चलती है। गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी से बैंकिंग बैंक के रूप में रूपांतरित होने वाला पहला बैंक कोटक महिंद्रा बैंक लिमिटेड है। पूर्व में यह कोटक महिंद्रा फाइनेंस कंपनी के रूप में कार्यरत था। निजी क्षेत्र के नए बैंकों में सर्वप्रथम यूटीआई बैंक ने 2 अप्रैल 1994 से कार्य करना आरंभ किया था। इस बैंक का मुख्यालय अहमदाबाद है। भारत में सहकारी बैंकों का गठन 3 स्तरों वाला है। राज्य सहकारी बैंक संबंधित राज्य में शीर्षस्थ संस्था होती है। इसके बाद केंद्रीय या जिला सहकारी बैंक जिला स्तर पर कार्य करते हैं। तृतीय स्तर पर प्राथमिक ऋण समितियां होती हैं जो कि ग्राम स्तर पर कार्य करती हैं। प्रथम ग्रामीण बैंक की स्थापना 2 अक्टूबर 1975 को हुई। सिक्किम और गोवा को छोड़कर देश के सभी राज्यों में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक कार्यरत हैं। बैंकिंग प्रणाली की पुनर्रचना के संबंध में सुझाव देने हेतु 1991 में नरसिंघन समिति का गठन किया गया। परिवारों, निजी व्यापार फर्मों एवं सरकार द्वारा नई उत्पादन परिसंपत्तियों या निवेश सूचियों के सृजन पर किया गया खर्च निवेश कहलाता है। राष्ट्रीय स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना की संस्तुति 1991 में फेरवानी समिति ने की थी। 1992 में सरकार ने भारतीय औद्योगिक विकास बैंक IDBI को राष्ट्रीय स्टॉक एक्सचेंज NSE की स्थापना का कार्य सौंपा। IDBI की राष्ट्रीय स्टॉक एक्सचेंज का प्रमुख प्रवर्तक है। NSE की प्रारंभिक अधिकृत पूंजी 25 करोड़ रुपए है। स्टॉक एक्सचेंजों में 49% तक विदेशी निवेश की अनुमति है। एशिया का सबसे पुराना बंबई स्टॉक एक्सचेंज यानी BSE 19 अगस्त 2005 से एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी में रूपांतरित हो गया है। 1875 में स्थापित इस स्टॉक एक्सचेंज ने अपनी स्थापना के 130वें वर्ष में यह दर्जा प्राप्त किया। न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध भारत की 8 कंपनियां हैं। फर्स्ट डॉक्टर रेड्डी लेबोरेटरीज, सेकंड SDFC, थर्ड ICICI बैंक, फोर्थ MTNL, फिफ्थ सत्यम कंप्यूटर्स, सिक्स विदेशी संचार निगम VSNL, सेवेंथ विप्रो, एट टाटा मोटर्स। भारतीय कंपनी अधिनियम के अंतर्गत प्रत्येक कंपनी को पूंजी के लिए अंशों के निर्गमन का अधिकार होता है। इस प्रकार एकत्रित की गई पूंजी अंश पूंजी या शेयर कहलाती है। शेयर होल्डरों के स्टॉक पर हुई कमाई को लाभांश कहते हैं। प्रस्तुत साक्ष्य अनीता शर्मा द्वारा ध्वनांकित किया गया है। आप अपनी राय हमें मेल कर सकते हैं। मेल आईडी है voiceforblind@gmail.com यानी voiceforblind@gmail.com। मेहनत, हिम्मत और लगन से कल्पना साकार होती है। धन्यवाद।